नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाहरी प्रभाव तथा बाजार विफलताओं के बारे में, जिन्हें हम बाह्यताएं भी कहते हैं, एक्सटर्नलिटीज भी कहते हैं, और उनका मार्केट की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्केट फेलियर में उनका क्या योगदान है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं कि बाहरी प्रभाव होता क्या है। बाहरी प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब उत्पादन और उपभोग की क्रियाओं के फलस्वरूप किन्हीं ऐसे व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है जो उस वस्तु के ना तो उत्पादक हैं और ना ही उपभोक्ता है। अर्थात बाजार में जब कोई सौदा होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला होता है और एक बेचने वाला होता है, एक क्रेता होता है, एक विक्रेता होता है। लेकिन इन क्रेताओं और विक्रेताओं की क्रियाओं के फलस्वरूप अगर किन्हीं ऐसे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है जो ना तो क्रेता है और ना विक्रेता है, यानी बाहरी व्यक्ति हैं, उन पर जब प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव को हम बाहरी प्रभाव कहते हैं। इसको हम थर्ड पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि एक खरीदने वाला, दूसरा बेचने वाला और तीसरा कौन सा है जो इनमें से दोनों नहीं है, यानी पूरा समाज, उस पर अगर किसी के कोई प्रभाव पड़ते हैं तो उनको हम बाहरी प्रभाव कहते हैं। यानी उन तीसरे व्यक्तियों पर, वो तीसरे व्यक्ति कौन है जो उस वस्तु के ना तो तत्काल क्रेता हैं और ना विक्रेता हैं, उन पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो बाहरी प्रभाव है। तो जो क्रेता हैं उनको निजी लाभ प्राप्त होते हैं, यानी जब कोई वस्तु खरीदता है क्रेता तो उस उत्पादित वस्तु का उपभोग करने से उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं निजी लाभ। इसी तरीके से विक्रेता जो है जब किसी वस्तु का उत्पादन करता है, विक्रेता उत्पादक है, अगर वो उत्पादन करता है तो उस उत्पादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उसे कुछ लागतें चुकानी पड़ती हैं, वो उसकी निजी लागतें हैं। तो क्रेता और विक्रेता जो बाजार में अपने डिसीजन लेता है वो निजी लाभ और निजी लागतों के आधार पर लेता है, लेकिन इनके डिसीजन का, इनके निर्णयों का अगर तीसरे व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है तो हम कहते हैं कि ये बाहरी प्रभाव है। अब ये बाहरी प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अगर ये बाहरी प्रभाव अच्छा होता है तब हम कहते हैं कि ये बाहरी लाभ है, और जब ये बुरा होता है तो हम कहते हैं कि ये बाहरी लागत है। तो पहले समझते हैं बाहरी लाभ क्या है। जब व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय लेने वालों की कार्रवाई से, ये व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय लेने वाले कौन है, या तो उस वस्तु के उत्पादक हैं या उस वस्तु के उपभोक्ता हैं, जब इनकी कार्रवाई से उन व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है जिन्हें इसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, तो दूसरों के लिए यह एक, या पूरी समाज के लिए यह एक बाहरी लाभ होता है। इसी तरीके से चलिए पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे कोविड महामारी फैली हुई है, इस महामारी में इसका वैक्सीनेशन या टीका डेवलप हो जाता है और मैं अपना वो टीका लगवाता हूं। तो मैंने ये टीके लगवाने का निर्णय अपने निजी लाभ को ध्यान में रख के लिया, लेकिन क्योंकि मैंने वो टीका लगवाया, इसके कारण मैं अब उस बीमारी, क्योंकि बीमारी मुझे नहीं होगी तो मैं आगे दूसरे व्यक्तियों में नहीं फैलाऊंगा। तो इसका मतलब मेरे टीके लगवाने से मैंने अपना डिसीजन निजी लाभ के आधार पर लिया, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन समाज को भी उसका कुछ लाभ प्राप्त हुआ, कुछ अन्य व्यक्तियों को भी लाभ प्राप्त हुआ जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, जिनसे मैं मिलता हूं, उनको अब उस बीमारी का डर नहीं रहेगा अगर मैंने उसका टीका लगवा लिया है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए एक बाहरी लाभ है। अब उस लाभ के लिए उन्हें कोई भुगतान तो नहीं करना पड़ता। टीका लगवाने के लिए जो टीके की कीमत है वो मुझे सहन करनी पड़ी है, क्योंकि मैंने वो निजी लाभ को ध्यान में रखते हुए की है वो, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को उसका लाभ होगा। तो ऐसे प्रभावों को हम एक्सटर्नल बेनिफिट्स या बाहरी लाभ कहते हैं। किसी एक व्यक्ति की निर्णय के कारण दूसरे व्यक्तियों को अगर लाभ होता है और उन व्यक्तियों को उसके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, तो उसको हम कहते हैं कि उन्हें बाहरी लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से जब व्यक्तिगत आर्थिक निर्णय लेने वालों की कार्रवाई से दूसरों के लिए लागत पैदा होती है और उस लागत के लिए उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है, तो वो पूरे समाज के लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती है। समाज में जो अन्य व्यक्ति हैं जो उस वस्तु के उत्पादक नहीं हैं, उनको भी कुछ लागत चुकानी पड़ती है। उत्पादकों को तो चुकानी पड़ती है, वो उनकी निजी लागत है, लेकिन उस निर्णय के कारण बाकी व्यक्तियों को भी कुछ लागतें सहन करनी पड़ती हैं, वो बाहरी लागतें हैं। अब इसको भी एक हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक ईंट का भट्टा है, मैंने जो टाइटल पिक्चर थी उसमें लगाया भी था कि वो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ रहा है। अब उस धुएं के कारण आसपास के लोगों का स्वास्थ्य का खर्चा जो है वो बढ़ गया।
उनका जो, क्योंकि जो धुएं से जो धुआं शरीर में जाता है, फेफड़े खराब होते हैं, सांस की बीमारियां होती हैं, जिनके कारण डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाता है। तो जो उत्पादन करने वाला है, ईंट भट्टे का जो मालिक है, वो केवल अपनी लागत को ध्यान में रखते हुए उस वस्तु की पूर्ति करता है। वो समाज की लागत को ध्यान में नहीं रखता है, और ना ही उस समाज में जो लोगों का, जो आस पड़ोस के लोगों का जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उसके इलाज का खर्चा भी वो सहन नहीं करता है, उन्हें कोई मुआवजा भी नहीं देता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये एक भारी लागत है। तो जो एक्सटर्नलिटीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। जब पॉजिटिव होंगी तो बेनिफिट्स होंगे, और नेगेटिव होंगी तो कॉस्ट होंगे। ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, वो हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब हमने बात की निजी लाभों की और निजी लागतों की, और उस निजी व्यक्तियों के निर्णयों के कारण जो भारी लाभ और भारी लागत हमें लगानी पड़ी। एक कुशल आर्थिक तंत्र के लिए, कुशल कीमत तंत्र के लिए हमें पूरे समाज की लागतें और पूरे समाज के लाभों का ज्ञान होना चाहिए। तो हमें जो हमारे काम की चीज है, अगर हम बाजार सफलता की बात कर रहे हैं, तो हमें सामाजिक लागत का ज्ञान होना चाहिए कि पूरे समाज को किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। वो हमारी सामाजिक लागत हो गई। अब ये सामाजिक लागत क्या है? जो व्यक्ति उत्पादन कर रहा है, ईंट भट्टे का मालिक है, उसकी जो लागत है वो तो निजी लागत है, उसने जेब से खर्च किया, उसके सारे खर्चे निजी लागत में जुड़ गए। लेकिन जो आस पड़ोस के एरिया के लोगों को, या जो भी उसके कारण नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती हैं, उन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरे समाज की लागत हमें प्राप्त हो जाती है। यानी हमें अगर सामाजिक लागत पता करना हो, सोशल कॉस्ट जो है वो हमारी किसके बराबर होगी? वो प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट, बाहरी लागत जो हमने बात की थी, उन दोनों का जोड़ होगी। ठीक है, तो यानी हमें पूरे समाज की लागत अगर निकालनी हो तो हमें निजी लागत में हम बाहरी लागत जोड़ देंगे। इसी तरीके से जो लाभ मिलते हैं उसमें भी उस आर्थिक क्रिया के कारण सारे समाज को कितने लाभ प्राप्त होते हैं उनको हम जोड़ देंगे, तो वो सामाजिक लाभ के रूप में हमारे पास आ जाएंगे। यानी सोशल बेनिफिट बराबर होंगे निजी लाभ यानी प्राइवेट बेनिफिट प्लस बाहरी लाभ यानी एक्सटर्नल बेनिफिट। अब एक कुशल बाजार तंत्र के लिए हमें आइडियली मिलनी चाहिए थी सामाजिक लागत और सामाजिक लाभ, लेकिन वास्तव में जब बाजार में कीमतों का निर्धारण होता है, बाजार में जब कीमत संयंत्र काम करता है, कीमत संयंत्र को हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर डिस्कस करते हैं। ये डिमांड कर्व है, उपभोक्ताओं के लाभों के हिसाब से, उनकी किसी वस्तु की उपयोगिता के हिसाब से डिमांड कर्व बना हुआ है। अब वो कौन से लाभ हैं? अगर मुझे इंजेक्शन लेना है, उसका डिमांड कर्व अगर बनाना हो तो मैं केवल अपने निजी लाभ देखूंगा। इसी तरीके से जो उत्पादक है वो पूर्ति करते समय निजी लागतों को देखता है। लेकिन बाजार तंत्र ऐसे ही काम करता है, एक डिमांड होती है, एक सप्लाई होती है, जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहां बाजार में कीमतों का निर्धारण होता है। तो बाजार ये काम करेगा कि वस्तु की कीमतों का और उत्पादन की संतुलित मात्रा का निर्धारण करके बाजार तंत्र हमें बता देता है। ये काम बाजार करेगा, लेकिन बाजार का जो आउटकम है यानी ओपी मार्केट कीमत और ओक्यू मार्केट जो है वो क्वांटिटी, क्या ये कुशल है? समाज के दृष्टिकोण से क्या ये सबसे उत्तम है या नहीं है? ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये समाज के दृष्टिकोण से, मान लो जो हमने सप्लाई कर्व बनाया है, तो मैंने अभी बताया था सप्लाई कर्व किस मान्यता पे बना है? सप्लाई कर्व निजी लागतों के आधार पे बना हुआ है। ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट लिखी है मैंने, निजी लागत, सीमांत निजी लागत, उसके आधार पे ये सप्लाई कर्व बनाया हुआ है। इसी तरीके से जो डिमांड कर्व बनाया हुआ है, ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट पे बनाया हुआ है। मैंने अगर इंजेक्शन लिया है तो इंजेक्शन मैंने इस आधार पे उसको टीके को डिसाइड किया है। जो कोविड बीमारी का अगर इंजेक्शन मैंने लगवाया है, उसका टीका मैंने अगर लिया है, तो मैंने अपने निजी लाभों को ध्यान में रख के दिया है। यानी ये भी जो प्राइवेट बेनिफिट पे डिपेंड करता है। तो बाजार में जो डिमांड करा हुआ है वो प्राइवेट बेनिफिट और प्राइवेट कॉस्ट पे बना हुआ है। लेकिन वास्तव में प्राइवेट कॉस्ट, जैसे मान लो किसी वस्तु का उत्पादन करता है कोई, तो उसमें मटेरियल होगा, एनर्जी होगी, यानी वो अपनी जेब से जो खर्चा करता है, लेबर को, प्लांट, मशीनरी को और दूसरे जो खर्चे करने होते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका। तो जो निर्णय लेने वाला है केवल इन्हीं को ध्यान में रखता है। लेकिन वास्तव में समाज को केवल इतनी ही लागत नहीं चुकानी पड़ती, समाज को इससे अधिक लागत चुकानी पड़ती है। जब उत्पादन की प्रक्रिया होती है तो पर्यावरण की हानि होती है, धुआं निकलता है, कुछ दूसरे वेस्ट निकलते हैं जो पर्यावरण को खराब करते हैं। तो पर्यावरण की हानि जो है वो भी समाज को एक नुकसान होगा, और हेल्थ का खर्चा मैंने बताया था बढ़ जाता है। अब जो बाजार में जो कीमतें निर्धारित होंगी वो केवल ये जो कॉस्ट है,
इसको ध्यान में रख के निर्धारित होगी। यानी सप्लाई करो जो है इस कॉस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसी तरीके से जो डिमांड करो है वो केवल मेरे जो प्राइवेट बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रख के बनाया हुआ है। दूसरे व्यक्तियों का मैंने बताया ना लाभ होगा मेरे टीका लगवाने से, लेकिन उस लाभ को ध्यान में रख के डिमांड करो नहीं बना हुआ। ये तो केवल जो मैंने जो खरीदा है उस आधार पर डिमांड करो बनेगा। तो बाजार का जो आउटकम है वो केवल उसी कंडीशन में एफिशिएंट होगा अगर हमारी जो निजी लागतें थी, सीमांत सामाजिक एमपीसी जो थी, सीमांत निजी लागत, अगर सीमांत सामाजिक लागत के अगर बराबर हो, यानी जो एक्सटर्नल कॉस्ट है ये ना हो, तब तो बाजार का जो आउटकम है वो सफल होगा, अदरवाइज वो सफल नहीं होगा। ये एक्सटर्नलिटीज हो सकती हैं, ये बाहरी प्रभाव हो सकते हैं। अब ये बाहरी प्रभाव जो हैं नॉर्मली 4 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उत्पादन के दौरान हो सकते हैं और एक उपभोग के दौरान हो सकते हैं। तो उत्पादन के ऋणात्मक बाहरी प्रभाव हो सकते हैं और उत्पादन के धनात्मक बाहरी प्रभाव भी हो सकते हैं। अब ये ध्यान रखना, आगे के डायग्राम्स में भी ध्यान रखना, जो उत्पादन के इफेक्ट हैं वो डिमांड को इफेक्ट नहीं करेंगे। नेचुरली डिमांड जो है वो बेनिफिट्स उपभोक्ता के द्वारा की गई है, उपभोग के हैं वो। तो इसका मतलब अगर उत्पादन के अगर एक्सटर्नल इफेक्ट होंगे, बाहरी प्रभाव होंगे उत्पादन के, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, उनका प्रभाव सप्लाई करों पे पड़ेगा। अगर ऋणात्मक होंगे तो सप्लाई कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लागतें बढ़ जाएंगी समाज के लिए जो लागतें हैं। इसका मतलब ये सप्लाई करो जो निजी वाला था इसको समाज को के लिए मुझे बनाना होता, और अगर ऋणात्मक बाहरी प्रभाव होते बाहर की तरफ शिफ्ट होता, और अगर पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट होंगे तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो उपभोग के ऋणात्मक और उपभोग के धनात्मक बाहरी प्रभाव हैं उनके कारण डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। यानी उपभोग के प्रभावों के कारण डिमांड कर्व शिफ्ट होगा और उत्पादन के प्रभावों के कारण सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। ये ध्यान रखना जब आगे डायग्राम हम बनाएंगे, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं उत्पादन के ऋणात्मक बाहरी प्रभावों से समझने की। ये डायग्राम कई बार बनेगा, इसको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं कि अगर उत्पादन के ऋणात्मक बाहरी प्रभाव हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं प्रोडक्शन की, यानी उत्पादन की अगर ऋणात्मक बाह्यताएं हैं तो उस कंडीशन में होगा क्या? ऋणात्मक है ना, तो इसका मतलब जो हमारी निजी लागत है वो कम होगी और समाज को उसकी ज्यादा लागत चुकानी पड़ेगी। यानी सामाजिक लागतें जो हैं वो ज्यादा होंगी और निजी लागतें जो हैं वो हमारी कम होंगी। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे प्रदूषण के मैंने एग्जाम्पल दिया, प्रदूषण जो चिमनी से धुआं निकल रहा था वो प्रदूषण था। तो उस प्रदूषण के कारण क्या होगा, समाज को कुछ बाहरी लागतें चुकानी पड़ेंगी, हेल्थ का खर्चा बढ़ जाता है। मान लो वो जो बाहरी लागतें हैं वो इतनी हैं, इस मात्रा में बाहरी लागतें समाज को चुकानी पड़ती हैं। ईंट के उत्पादन के लिए जो निजी उत्पादन लागत है उसके हिसाब से पूर्ति करो ये है, एमपीसी के हिसाब से ये पूर्ति करो है। लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट है तो पूर्ति करो ये नहीं होगा। एक्सटर्नल कॉस्ट किसके बराबर होंगी? इन दोनों का डिफरेंस, ये ज्यादा है ना एमएससी ज्यादा एमपीसी से, तो कितना फर्क है? वो हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट के बराबर फर्क है। ये फार्मूला तो हमने देखा था पहले, वही है। एक्सटर्नल कॉस्ट किसके बराबर होंगी? मार्जिनल सोशल कॉस्ट माइनस मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, जो इतनी है, जो का खर्चा है और दूसरे जो नुकसान है मिशन वगैरह का इतना है। तो उस कंडीशन में हमारा सप्लाई कर्व क्या होगा? लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले OQ मार्केट का उत्पादन करने के लिए हमें QE के बराबर लागतें लगती थी, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से देखें तो लागतें ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा हैं। तो ये जो है ये हमारी एक्सटर्नल कॉस्ट है और टोटल जो समाज के लिए लागत है वो इतनी होगी इस क्वांटिटी को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो। ठीक है, यानी अगर उत्पादन के ऋणात्मक बाहरी प्रभाव होंगे तो हमारा सामाजिक लागत के हिसाब से जो सप्लाई कर होगा वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और उस कंडीशन में जो हमारा संतुलन का बिंदु है वो भी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसके कारण हमारा संतुलन पहले यहां था। लेकिन अगर समाज के दृष्टिकोण से हम देखें और यहां हमने मान लिया है कि जो प्राइवेट बेनिफिट है वो सोशल बेनिफिट के बराबर है, इसलिए हम डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर उत्पादन की ऋणात्मक बाहरी प्रभाव होंगे तो उस अवस्था में ये सप्लाई कर्व यहां शिफ्ट हो गया। अब समाज की दृष्टिकोण से संतुलित बिंदु कहां होना चाहिए? ये तो मार्केट ने हमें संतुलन बिंदु निकाल के दे दिया, लेकिन अगर समाज के हिसाब से बंटवारा होता, अलोकेशन होता, तो हम इस बिंदु पर होने चाहिए थे, अब बिंदु पर होने चाहिए थे। यानी समाज की दृष्टिकोण से जो हमारा उत्पादन है वो अब बिंदु पर होना चाहिए था। यानी हमारी जो
समाज की दृष्टि से जो कुशलतम उत्पादन की मात्रा है वो OQ ऑप्टिमम होनी चाहिए थी, और प्राइस जो है वो OP ऑप्टिमम होना चाहिए था। ये प्राइस होना चाहिए था और हमारी ये क्वांटिटी होनी चाहिए थी समाज के दृष्टिकोण से। इसका मतलब बाजार ने जो हमें करके दिया ये होना चाहिए समाज की दृष्टिकोण से उत्तम पिक्चर ये वाली है, लेकिन मार्केट ने हमें कहां लाके दिया, यहां। इसका मतलब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो ऑप्टिमम क्वांटिटी थी उससे ज्यादा उत्पादन कर दिया। कितना, इतना ज्यादा उत्पादन कर दिया। ये उत्पादन ज्यादा करके दिया मार्केट ने हमें। कीमतें भी की, इसी तरीके से कीमतें भी हैं, लेकिन मैं उत्पादन से समझा रहा हूं आपको कि इतना उत्पादन मार्केट ने हमें ज्यादा करके दे दिया। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी, ओवर प्रोडक्शन हो गया, ओवर एलोकेशन हो गया। जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, ईंट के उत्पादन की अगर हम समझ ले एग्जांपल से, तो ईंट का उत्पादन मार्केट ने हमें ज्यादा करके दे दिया। समाज के दृष्टिकोण से वो उत्तम नहीं है। समाज की दृष्टिकोण से उत्तम जो थी वो OQ ऑप्टिमम, ये वाली मात्रा होनी चाहिए थी, और ये वाली हमारी प्राइस होनी चाहिए थी। यानी उस वस्तु की कीमत ऊंची होनी चाहिए थी। अगर कीमत ऊंची होती तो अपने आप उसकी मात्राएं कम हो जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें समाज दृष्टिकोण से सबसे उत्तम उत्पादन करना है तो हमें उस वस्तु का प्रोडक्शन जो है वो घटाना पड़ेगा, तभी हम सामाजिक रूप से कुशलतम उत्पादन कर पाएंगे। और बाजार विफल हो गया क्योंकि बाजार ने हमें क्या करके दिया, लोकेशन यहां करके दिया, इस बिंदु पर करके दिया। समाज के दृष्टिकोण से बढ़िया ये है, अगर पूरी लागतें सामाजिक लागतें जुड़ती तो बाजार, अगर यहां जो अलोकेशन है, पॉइंट पे जो अलोकेशन है वो सोशली सबसे इष्टतम है, सबसे उत्तम है समाज के दृष्टिकोण से, लेकिन मार्केट ने हमें उससे ज्यादा उत्पादन करके दे दिया, तो हम कहेंगे कि बाजार विफल हो गया उत्पादन के ऋणात्मक बाहरी प्रभाव के कारण। ठीक है, अब ये 4 बनाए थे, हम चारों को इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर उत्पादन के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके जो लाभ हैं या उसकी जो लागत है वो निजी व्यक्ति तो ज्यादा चुकाते हैं, लेकिन समाज को कम चुकानी पड़ती है। जैसे कि मधुमक्खी पालन है या सॉफ्टवेयर है, हम बहुत यूज करते हैं जो मुफ्त वाले सॉफ्टवेयर हैं। तो जो उत्पादक है, मानो मधुमक्खी का एग्जांपल ले लेते हैं कि मधुमक्खी जो पालने वाला है उसके जो खर्चा आता है, बॉक्स बनाता है, उसमें वो सामान रखता है, वो जो उसका कॉस्ट है वो उसको सहन करनी पड़ती है। निजी जो मधुमक्खी पालन का काम करता है उसकी निजी लागतें हैं, वो निजी लागतों के आधार पर उसका सप्लाई कर होगा। लेकिन होगा क्या, जब वो मधुमक्खी के पालने के लिए जो अपना छत्ता वगैरह लगाएगा, जो सिस्टम अपना सेट करेगा, उसके कारण वो मधुमक्खियां जाएंगी, फूलों पे बैठेंगी। तो हमें बायोलॉजी में पढ़ाया गया था कि फूलों पे जब मधुमक्खियां या कोई भी चीजें बैठती हैं तो उनके कारण उनका जो उत्पादन है वो ज्यादा हो जाता है, पोलिनेशन जिसको हम कहते हैं, उसके कारण उत्पादन बढ़ जाएगा। तो अब हुआ क्या, जो मधुमक्खी पालन है उसकी लागतें तो ज्यादा हैं, निजी लागतें, लेकिन समाज कुछ फायदा हुआ ना दूसरों को, सरसों के उत्पादक को। तो इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेंगे जिसके कारण समाज की लागत जो है वो निजी लागत से कम हो जाएगी। मान लो इस मात्रा में कम हो गई, तो इसका मतलब बाजार के हिसाब से तो पूर्ति कर्व ये है, लेकिन समाज के हिसाब से तो पूर्ति कर्व इससे नीचे हो सकता था। एक्सटर्नल बेनिफिट मिले हमें MSc, समाज के हिसाब से हमारा पूर्ति कर्व ये होना चाहिए था। ठीक है ना, यानी अगर हमें एक्सटर्नल बेनिफिट मिलेंगे उत्पादन के तो राइट में शिफ्ट होगा और नेगेटिव में लेफ्ट में, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो इस स्थिति में मार्केट का एलोकेशन देखते हैं। बाजार ने हमें ई पॉइंट पे लाया, वही डायग्राम है जो पहले देखा। अगर हमें बाहरी लाभ प्राप्त होते उत्पादन के, इतने एक्सटर्नल बेनिफिट हैं प्रोडक्शन के, तो उसके कारण हमारा पूर्ति कर्व यहां होता, जो हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो इसका मतलब अब संतुलन समाज के हिसाब से इष्टतम संतुलन कहां है, किस बिंदु पर है, F बिंदु पर है। अगर F बिंदु पर उत्पादन होता तो समाज के दृष्टिकोण से सबसे कुशलतम होता, यानी हमारा उत्पादन की मात्रा OQ ऑप्टिमम होनी चाहिए थी और कीमतें जो है वो OP ऑप्टिमम होनी चाहिए थी। यानी अगर हमें बाजार की लागतों के हिसाब से जो पूर्ति कर्व है उसकी जगह अगर हम सामाजिक लागतों के हिसाब से पूर्ति कर्व बना होता तो उस अवस्था में हमारा संतुलन जो है वो F बिंदु पर होता। यानी समाज के दृष्टिकोण से उत्तम F बिंदु है। तो F बिंदु पर क्या हो रहा है, मार्केट ने हमें कितना उत्पादन करके दिया, OQ मार्केट के बराबर इतना। समाज के दृष्टिकोण से कितना होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, यानी मधुमक्खियां ज्यादा पाली जानी चाहिए थी और उनकी जो कीमतें होनी चाहिए थी वो कम होनी चाहिए थी।
ठीक है, इसका मतलब जो मार्केट ने एलोकेट करके दिया वो अंडर एलोकेशन कर दिया। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में अंडर प्रोटेक्शन हो जाएगा। किस अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ये हम देख सकते हैं, इस अमाउंट के बराबर। ये अंडर प्रोटेक्शन हो गया इतना। इसका मतलब कि अगर हमें समाज के दृष्टिकोण से इष्टतम उत्पादन करना है तो हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कीमतें गिर जाएंगी, यानी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और कीमतें गिरनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देखे उत्पादन के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब हम आते हैं उपभोग के। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि उपभोग के ऋणात्मक बाहरी प्रभाव कब होंगे। ऋणात्मक बाहरी प्रभाव यानी किसी चीज के उपभोग से दूसरों पर उसका जो इफेक्ट है वो बुरा होता है। यानी जो मैंने डिमांड की अपने निजी लाभ के हिसाब से, निजी लाभ के हिसाब से मैंने वो डिमांड किया। यानी मैं अगर किसी वस्तु की डिमांड करता हूं तो मैं उसका कंजम्पशन करने के बाद जो लाभ देखता हूं निजी तरीके से देखता हूं, लेकिन समाज को उसका कुछ, समाज का जो लाभ है वो कम हुए, यानी जो सोशल बेनिफिट है वो कम है और प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है। तो डिमांड जो कर रहा है वो प्राइवेट बेनिफिट के हिसाब से होती है मार्केट में। मार्केट तो हमें ई बिंदु पर लाई है ना, बाजार तो हमें यहां लेके आएगी। अब मान लो धूम्रपान है, एग्जाम्पल है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो कंजम्पशन का, या शराब का सेवन है, या ऊंची आवाज में म्यूजिक है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो वो कितनी मात्रा में धूम्रपान करेगा, वो अपने निजी लाभों को ध्यान में रखे करेगा, लेकिन उसके धूम्रपान करने से दूसरे व्यक्तियों को नुकसान होता है। पैसिव स्मोकिंग होती है ना, जो नहीं पीते उनको भी स्मोकिंग वाली बीमारियां हो जाएंगी। तो इसके कारण मतलब यह समाज को कुछ नुकसान होगा। किस प्रक्रिया के कारण, क्योंकि किसी चीज का उपभोग करने से दूसरे व्यक्तियों पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब जो सामाजिक लाभ हैं ये तो निजी लाभ हैं, ये डिमांड करो निजी लाभ के हिसाब से बनाया गया है। अगर सामाजिक लाभ के हिसाब से डिमांड करो बनता तो इतने जो हमारी समाज बाहरी लागतें हैं वो कम हो जाएंगी। यानी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट और सोशल बेनिफिट का जो अंतर है उसके बराबर ये डिमांड कर्व है नीचे की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था। समाज के दृष्टिकोण से तो हमारा सप्लाई कर्व ये होना चाहिए था, ये वाली लाइन होनी चाहिए थी समाज के दृष्टिकोण से उत्तम, जब उपभोग की ऋणात्मक बाहरी प्रभाव होंगे। तो इसका मतलब जो हमारा सप्लाई कर्व मार्केट हिसाब से बना है, जो निजी लाभों के हिसाब से बना है, उससे नीचे की तरफ हमारा सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम सप्लाई कर्व होगा। तो अब देखते हैं मार्केट और समाज के दृष्टिकोण से उत्तम स्थिति क्या है। ये तो मार्केट ने हमें लाके दे दिया, मार्केट ने हमें यहां लोकेट करके दे दी, स्थिति यहां दे दी। लेकिन अगर एक्सटर्नल बेनिफिट, एक्सटर्नल कॉस्ट होता है कंजम्पशन के, सिगरेट के पीने से समाज को कुछ नुकसान होगा, तो मैंने अपने लाभ देखे हैं, लेकिन समाज के लाभ जो है, मेरे लाभ समाज के लाभ में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन समाज का लाभ कम होगा क्योंकि उसके कुछ दूसरे व्यक्तियों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़े। तो इस हिसाब से हमारा जो सोशली एफिशिएंट एलोकेशन है वो एफ पॉइंट पे होना चाहिए था। सामाजिक दृष्टिकोण से कुशलतम जो स्थिति है वो एफ बिंदु के द्वारा प्रदर्शित की गई है यहाँ पे। अब क्या होता है, एफ बिंदु हमें कहां ले जाता है? अगर एफ बिंदु के हिसाब से होता तो हमारा उत्पादन कम होता, जो है ना, उससे हमारा कम उत्पादन होता। ओ क्यू ऑप्टिमम के बराबर उत्पादन होता, लेकिन हो कितना रहा है? ओ क्यू मार्केट के हिसाब से। इसका मतलब मार्केट ने जो एलोकेशन किया वो सही नहीं है। इतना उत्पादन होना चाहिए था समाज के दृष्टिकोण से सबसे उत्तम, अगर, लेकिन मार्केट ने हमें यहां ला दिया, यानी सिगरेट का उपभोग मार्केट की क्रियाओं के कारण बढ़ गया। अब इस स्थिति में क्या होना चाहिए? ये ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ गई। हमने पहले भी देखी थी कि जितना सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम जो उत्पादन है वो तो इतना होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में कितना है? इतना है। मार्केट ने हमें इतना उत्पादन करवा दिया। इसका मतलब मार्केट का जो आवंटन है वो कुशलतम नहीं है। और इस अवस्था में क्योंकि मार्केट ने के कारण ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको, इस स्थिति में अगर इसको हमें ठीक करना है तो प्रोडक्शन को घटाना चाहिए। अब हम आते हैं उपभोग के पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज पे। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कब होंगी? मान लो हमने किसी चीज का उपभोग किया और उस उपभोग के फलस्वरूप दूसरे व्यक्तियों को लाभ मिला, यानी सामाजिक लाभ जो है वो निजी लाभों से ज्यादा होंगे। मैंने पीछे एग्जाम्पल दिया था आपको, टीकाकरण का एग्जाम्पल दिया था कि मैं अगर टीका लगवाता हूं तो मेरे लाभ तो हुए ही हैं, लेकिन समाज के लाभ मेरे से कुल मिला के, जो सामाजिक लाभ में आपके बाहरी लाभ भी जुड़ गए ना, तो जो सामाजिक लाभ है वो ज्यादा होंगे निजी लाभों से।
पीछे हमने एग्जाम्पल टीकाकरण का लिया था, अब मान लो हम शिक्षा का एग्जाम्पल लेते हैं, एजुकेशन। अगर हम निजी लाभों के हिसाब से, मैं मान लो एजुकेशन, कोई व्यक्ति एजुकेशन अपने निजी लाभों के हिसाब से देखता है कि पढ़ के मैं BA या जो भी डिग्री प्राप्त करके मेरी लाइफ सुधर जाएगी, मैं कुछ ज्यादा कमा सकूंगा, तो अपने जो भी लाभ है वो हम सोच के अपने डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के शिक्षित होने से समाज को लाभ होता है, केवल उसी की लाभ नहीं होता, बाकियों को भी लाभ होता है। तो इसका मतलब सामाजिक लाभ शिक्षा के इससे ज्यादा होंगे। तो एक्सटर्नल बेनिफिट क्या होंगे, यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव होंगे एक्सटर्नल इफेक्ट। तो उस कंडीशन में हमारा जो डिमांड करो हमने निजी लाभों के हिसाब से बनाया है। अब ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, अगर हम सप्लाई कर को शिफ्ट नहीं करते हैं तो हम ये मान रहे हैं कि MPC और SPC हमारी जो सोशल प्राइवेट कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के, मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है वो एक दूसरे के बराबर है, ये मान लेते हैं। लेकिन जो डिमांड करो हमने इस मान्यता पे बनाया है निजी लाभ के हिसाब से। मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं तो मैंने अपनी शिक्षा के जो लाभ हैं उसके हिसाब से मैं खर्च करता हूं शिक्षा पे। लेकिन क्योंकि समाज को लाभ ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में समाज के दृष्टिकोण से जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा होनी चाहिए थी। एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं इसके, कॉस्ट लिख दिया इसमें, एक्सटर्नल बेनिफिट होंगे, ठीक है, एक्सटर्नल बेनिफिट। तो इन एक्सटर्नल बेनिफिट के कारण मान लो इतने एक्सटर्नल बेनिफिट होते तो ये हमारा जो डिमांड करे वो यहां होना चाहिए था। यानी समाज के दृष्टिकोण से जो हमारा डिमांड कर्व है ये सामाजिक लाभों के हिसाब से ये वाला होना चाहिए था, ये वाला हमारा डिमांड कर्व होना चाहिए था। वास्तव में मार्केट के हिसाब से कौन सा ये। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, मार्केट ने हमें यहां ला के दिया, सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहे हैं कंजम्पशन के, जिसके कारण हमारा कर्व ये होना चाहिए था और संतुलन बिंदु हमारा यहां होना चाहिए था। चलो F। अब इस F बिंदु ने हमें क्या दिया, उत्पादन दिया OQ ऑप्टिमम के बराबर, लागत यानी सामाजिक दृष्टिकोण से शिक्षा जो है जो OQ के बराबर ग्रहण की जा रही है या टीकाकरण जो OQ के बराबर होता है, समाज के दृष्टिकोण से ज्यादा होना चाहिए था। क्योंकि हमने केवल निजी लाभ जोड़े इसलिए हम केवल यहां तक का इतनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हमें शिक्षा यहां तक ग्रहण करनी चाहिए थी, चाहे उसके लिए कीमत हमें ज्यादा चुकानी पड़ती। तो इसका मतलब कि जो मार्केट ने एलोकेट करके दिया वो कितना दिया, OQ मार्केट, ये वाली क्वांटिटी मार्केट ने हमें एलोकेट करके दी, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से उत्तम कौन सी है, ये वाली क्वांटिटी है। इसका मतलब इतना जो है मार्केट ने अंडर प्रोडक्ट दिया, अंडर एलोकेशन की, यानी शिक्षा का स्तर जो यहां तक होना चाहिए था उससे कम हो गया क्योंकि हमने केवल निजी लाभों को ध्यान में रखा। तो इस स्थिति में प्रोडक्शन को या इस कंडीशन में शिक्षा को ज्यादा होना चाहिए, उसका जो कंजम्पशन है वो, उसका जो प्रोडक्शन है या बेसिकली कंजम्पशन है वो इंक्रीज होना चाहिए। मैंने प्रोडक्शन लिखा है लेकिन ये बेसिकली कंजम्पशन होना चाहिए कि इसका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ये देखा इस लेक्चर में कि एक्सटर्नल इफेक्ट होते क्या हैं और एक्सटर्नल इफेक्ट्स के कारण बाजार सफलता पर या बाजार विफलता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। 4 कंडीशंस के साथ हमने डिस्कस किया। अब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज और रह जाती है, वो है ये जानना कि ये जो एक्सटर्नलिटीज हैं इनके प्रभावों को कैसे दूर किया जा सकता है। ये जानबूझ के हमने इस लेक्चर में नहीं रखा, इसको अगले लेक्चर के लिए रखा, क्योंकि जब हम बाजार की विफलताओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसी में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहां इसको डिस्कस नहीं किया, एक तो लेंदी ज्यादा हो जाता लेक्चर, और दूसरा वहां शायद हमारा बेटर पर्सपेक्टिव होगा जहां हमें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो वहां हम डिस्कस करेंगे कि ये जो एक्सटर्नलिटीज हैं, जो बाहरी प्रभाव हैं, इनको दूर करके किस तरीके से बाजार सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आपके समय और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक अन्य वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।